नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी का विकास, उसका उल्लेख और बालकों में ये क्रिएटिविटी का विकास आखिर हम किन प्रयासों से पूरा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है अरस्ते, ARASTEH। इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता का उदय तो बाल्यावस्था में भी हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने लगता है, थोड़ा बहुत क्रियाएं करने लगता है, तभी से उसी के अंदर सृजनात्मकता का उदय होने लगता है। लेकिन हर एक आयु के साथ ये सृजनात्मकता जो बढ़ जानी चाहिए वो असल में बहुत सारे कारणों से कई बार प्रतिबंधित हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है या कम हो जाती है। अगर आप ये मान के चलें कि एक बच्चा जो अभी एजुकेशन सिस्टम में एंटर ही कर रहा है, जिसकी 3 साल की उम्र है और केजी क्लास में गया है, ठीक है, 3 साल से लेके आगे 5, 6, 7 साल तक वो प्राइमरी एजुकेशन छोटे क्लासेस में पढ़ेगा, 1st, 2nd, 3rd तक पढ़ेगा। 5th स्टैंडर्ड तक जाते जाते उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी समझदारी बढ़ेगी और बहुत सारे और दायित्व उसके पास आ जाएंगे। उनकी हम बाद में बात करते हैं। शुरुआत हम करते हैं नर्सरी, LKG, UKG और 1st, 2nd तक। अगर आप इन क्लासेस में देखें, हर एक क्लास का अपना एक डिज़ाइन पैटर्न है। हालांकि स्कूल्स में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे कि रोक टोक भी बहुत ज़्यादा होती है। उस रोक टोक की वजह से ही ये माना गया है, ये शोध में माना गया है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक के कारण बच्चे की सृजनात्मकता कम होती जाती है। ये शुरुआती साल है जहाँ पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करता है। अलग अलग तरीके से, हो सकता है स्केचेस बनाए, हो सकता है बोलने की कोशिश करे, हो सकता है खेल के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करे, और हर जगह उसको टोका टाका जाता है। आजकल के स्कूल्स को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कुछ स्कूल्स को, कि जहाँ आप कुछ स्केचिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हमारे समय में हम बोर्ड को छोड़कर दीवारों पर भी स्केचिंग कर देते थे। कुछ स्कूल्स में उन्होंने दीवारों को ही पूरे बोर्ड की तरह बना रखा है, बच्चों को जो स्केचेस करने हैं करें। तो ये स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जैसे ही बच्चा 3rd, 4th, 5th इन क्लासेस को पार कर या 5th स्टैंडर्ड से भी बच्चा समझदार हो जाता है, आप उसके अंदर बहुत सारे बिहेवियर के एस्पेक्ट्स डालने लगते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, यानी उसके अब कंधों पर बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है, बोलने लगता है, समझने लगता है, पहचानने लगता है, दायित्वों को कैरी करता है, और दायित्वों को कैरी करने की वजह से भी कई बार उसकी सृजनात्मकता या तो बढ़ जाती है और या फिर कम हो जाती है। अब बढ़ती है या कम होती है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका माहौल क्या है। बहुत ही खुला माहौल उसको मिला है, उसके पास संसाधन है, उसके पास रोक टोक नहीं है, तो उसकी सृजनात्मकता पर अंकुश नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको इस दायित्व के नीचे ही दबा दिया जाए कि नहीं तुम बड़े हो, नहीं तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, यानी हर एक अभिव्यक्ति जो वो बच्चा करना चाहता है, यदि उस पर रोक टोक लग जाए तो सृजनात्मकता रुक जाती है, ठीक है ना। अरस्ते ने कहा कि क्रिएटिविटी हर एक आयु के साथ होती है और हर एक आयु के साथ बढ़ती भी है, लेकिन कई कारणों से वो दब भी जाती है। अच्छा, क्रिएटिविटी मापदंड अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है वो शायद ज़्यादा क्रिएटिव ना हो, उससे जो छोटा भाई बहन होगा वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ये सभी शोध हैं। इसमें यह पाया गया है कि जो घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर सामाजिक अनुरूपता आ जाती है, समाज के हिसाब से चलो, उसके ऊपर दायित्व आ जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, सही से बिहेव करना है, अपनी लीग को क्रॉस नहीं करना है, एक परंपरागत तरीके से ही सोचना है, एनक्लोज्ड रखना है अपने मेंटल स्टेटस को भी। बहुत ज़्यादा खुल के वो सामने नहीं आ पाता, और इसीलिए जो घर का सबसे बड़ा बालक होता है, ऐसा पाया गया है शोध में कि वो कम सृजनात्मक होता है कंपेयर टू उसके छोटे भाई बहनों से। सिमिलरली जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा मतलब प्रभुत्वशाली वातावरण,
कम स्वतंत्रता, बहुत कम स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि ग्रामीण समावेश अभी भी, ग्रामीण माहौल अभी भी ये आज़ादी देता है कि यदि कोई बच्चे को आप कहीं पर देख लें तो उसको रोक टोक कर सकते हैं, शायद उसको आप डांट डपट भी सकते हैं, उसके घर उसको वापस भेज सकते हैं। ये माहौल शहरों में और डेवलपिंग शहरों के अलावा डेवलप्ड शहरों में तो ना के बराबर ही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र के बालक को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, उस पर अपना प्रभुत्व रखने वाले हैं, उसकी आज़ादी को कंट्रोल करने वाले हैं, ऐसे केस में ग्रामीण क्षेत्र का बालक जो देखा जाए तो बहुत ही होशियार और बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है एज कंपेयर टू शहर के बच्चे। शहर के बच्चों में भी जो बालक एक उच्च सामाजिक स्तर से आता है, एक ऐसे संपन्न परिवार से आता है जहाँ पर उसको संसाधनों की, साधनों की कोई भी कमी नहीं है, तो वो बालक एक नॉर्मल शहरी बालक के मुकाबले ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो उसको चाहिए थी एक सही समय पर उसको वो चीज़ मिल गई। उसने उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ या एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक्सप्लोर किया, नए आइडियाज़ ऐड किए, अपने आप को उस क्रिएटिविटी के लक्ष्य तक पहुंचाया जहां तक वो पहुंचाना चाहता था। तो ये नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा ही कम सृजनात्मक रह जाता है। शहरों में भी जिन बच्चों को संसाधन नहीं मिलते, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, एक अच्छा पैटर्न नहीं मिलता पढ़ने लिखने, क्रिएटिविटी को ग्रूम करने का, वो भी पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा लड़के ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है लेकिन सत्य है। कारण ये नहीं कि लड़का और लड़की में कोई मानसिक स्थिति या स्तर का भेद है, नहीं। बात यह है कि लड़कों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है। जब उनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है, वो ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, उन आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट किए हुए में नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करके उससे कुछ नया बना सकते हैं, या कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं। तो लड़कों को क्योंकि वो आज़ादी मिली है, लड़कियों को वो आज़ादी नहीं मिली है, इसलिए भी लड़के ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं लड़कियों के मुकाबले। ठीक है ना, ये हमारा शोध कहता है। अब क्रिएटिविटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं, आप क्या एक्सप्लोर करते हैं और किन आइडियाज़ को इकट्ठा करके आप कुछ नया आविष्कार कर देते हैं। तो आविष्कार से लेके एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को सुगम बना सकती है, वो सब क्रिएटिविटी में ही आ जाती है। अब ये तो बात रही क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी का हमने उल्लेख कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करने के प्रयास अगर हमें करने हो तो हम क्या करें। हमें ये तो पता चल गया कि बच्चा बाल्यावस्था से ही उसके अंदर उदय हो जाता है क्रिएटिविटी का, तो उसके इस क्रिएटिविटी को आखिरकार हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है, ताकि वो अपने सपने भी पूरे कर सके, अपने विचारों को खोल सके और बाहर के विचारों को भी अपने अंदर समावेश कर सके। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, छोटे क्लासेस में बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, खास तौर से केजी, नर्सरी केजी के बच्चे जो छोटे से बोलना ही अभी शुरू किया है, अपने टीचर को बहुत प्यार भी वो करते हैं, और उसे प्यार में क्योंकि उनको डर अभी मालूम नहीं कि क्या होता है, तो वो बहुत सवाल पूछते हैं। लेकिन यही सवाल पूछने की क्रिया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक बहुत कम हो जाती है। कुछ बच्चे अब तक हिचकिचाने लगते हैं, कुछ बच्चे डरने लगते हैं, कुछ बच्चे पूछ ही नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे पूछ भी लेते हैं। कुछ बच्चे एक के बाद बार बार पूछ लेते हैं सवाल, और कुछ बच्चे सिर्फ एक ही बार सवाल पूछ पाते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर रोक टोक या भय जैसे जो भावनाएं हैं वो थोप दी गई हैं या आ गई हैं, और उनको वो समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि किसी बच्चे में जिज्ञासा है तो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाइए, उसको कम मत कीजिए। उसको ये मत कीजिए कि ये सवाल तो बेतुका है, ये बुनियादी नहीं है, ये बकवास है, या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जितना उस बच्चे के दिमाग में आ सकता है उस समय ज्ञान, उतना ज्ञान उसको दीजिए, और उस बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए कि वो बच्चा और ज़्यादा जिज्ञासु बने। जितना ज़्यादा बच्चा जिज्ञासु होगा उसकी क्रिएटिविटी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये जो दिमाग का विकास है, हम अपने दिमाग का पूरा प्रतिशत इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो प्रतिशत इस्तेमाल ना करने का कई बार कारण तो यही हो जाता है कि हमारे अंदर हिचकिचाहट, भय, ये सब चीज़ें, इमोशंस हमें डोमिनेट करते हैं। स्वतंत्रता की कमी,
बेड़ियाँ, परंपरागत सोच, ये सब हमें जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से वो लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कि वो अपने स्टूडेंट्स को जिज्ञासा, हमेशा उनकी क्यूरियोसिटी को प्रबलता दीजिए। उनको कोशिश कीजिए कि आगे बढ़े और सवाल पूछें, लिख कर लेकर आएँ सवालों को, और कई सवालों के जवाब खुद से ढूंढने की कोशिश करें। कुछ आपसे पूछें, कुछ अपने घर परिवार में पूछें। कुल मिलाकर अगर बच्चा, सोचिए कितना खूबसूरत तरीका है ये पढ़ने और पढ़ाने का। अगर एक बच्चा सृजनात्मकता के चरम पर पहुंचने के लिए सवाल ही देखता रहे और उनके ही मतलब और उनके ही आंसर्स ढूंढता रहे, तो वो खुद ब खुद कभी बहकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, वो इतना इन्वॉल्व हो गया है, राइट। चलिए, मौलिकता को प्रोत्साहित करना। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मौलिकता का मतलब ओरिजिनलिटी। तो जितने भी नवीन आइडियाज़ हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करना है। कोई भी नया विचार अगर बच्चा लेकर आया है तो उसको आप प्रोत्साहित कीजिए। अगर एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा आपसे कह रहा है कि मैं एक रॉकेट बना सकता हूँ जो पानी से चलेगा, मतलब उसमें पानी हम डालेंगे और वो रॉकेट सर से ऊपर जाएगा, तो आप इस बात को यूं ही हंसी में मत टाल दीजिए कि तुम अपनी एज से ऊपर सोच रहे हो, नहीं ये तो तुम जाके आगे 11th-12th में फिजिक्स पढ़ोगे तब जाके सोचना, ये तो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते। ऐसा मत कीजिए। आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। जो आइडियाज़ आप उसको दे सकते हैं, आप उनको वो आइडियाज़ दीजिए और उसके इस नवीन विचार में अपना आत्मविश्वास डालिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को आशावादी बनाएं कि जो तुम सोच रहे हो वो होगा, और उसमें आत्मविश्वास डालें। एक नवीन विचार यदि उसके पास आ रहा है, उसने अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना ही शुरू किया है और वो एक नया नोट या एक नई मेलोडी बनाने की बात अगर कर रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस नवीनता को, उस नवीन विचार को प्रोत्साहित करें। ठीक है, ये भी एक बहुत अहम पड़ाव है किसी भी बच्चे में सृजनात्मकता या सृजनशीलता का विकास करने के लिए। इसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि करना। हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आत्मविश्वास ही आपको आशावादी बनाता है। यदि इंसान में आत्मविश्वास नहीं है तो वो बहुत जल्दी निराशावादी हो जाता है, निराशा की गिरफ्त में जकड़ जाता है और उसे छूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका सोच विचार, उसके विचारों के पैमाने सब कुछ बदल जाते हैं यदि जो व्यक्ति है उसकी सोच ही निराशावादी हो। आशावादी एटीट्यूड आपको आत्मविश्वास देता है। आपके अंदर स्वयं अगर आत्मविश्वास है तो हर वो आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है, उस आइडिया को आप उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हमारे समयकालीन, हमारे कंटेम्प्रेरी जो समाज है, जो लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कि वो उस विचारों तक ना पहुँचे हों, हो सकता है उनका सोच का दायरा उतना ऊंचा ना हो, लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति में एक नया विचार आ रहा है जो लीक से हटकर है, जो आपके परंपरागत विचारों से हटकर है, कुछ नवीन है उसमें, तो हमें उस आइडिया को प्रोत्साहित ही करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक परिवार होने के नाते, एक समाज होने के नाते भी हम हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे में आत्मविश्वास हो, वो हमेशा आशावादी बने और नए नए आइडियाज़, नवीन प्रयासों पर डेफिनेटली फोकस करें। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक किस्म की लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, एक पाठ्यक्रम हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर होता है। अगर आप टीचर फ्रेटर्निटी हैं तो समझ रहे होंगे, हमारे पास ये प्रेशर होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है और इस अंधी दौड़ में हम बस आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि मेरे कई टीचर्स ये भी बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल पीरियड हैं वो भी वो थ्योरी पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं मिलता है। हमें ऐसा नहीं करना है। सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा कंसेप्चुअल चीज़ों से बाहर निकलकर फैक्चुअल चीज़ों पर आए और फैक्चुअल चीज़ों से बाहर निकलकर कंसेप्चुअली उसको समझे। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा अपने अनुभव से ही सीखता है। तो हमें हमारे पाठ्यक्रम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि कोई भी चीज़ जो हमारे
पाठ्यक्रम की क्रियाओं से संबंधित है तो हम वो क्रियाएं करवाएं। अगर आप साइंस में बच्चे को सोडियम का रिएक्शन वाटर से कैसे होगा वो थियोरेटिकली पढ़ा देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, जबकि अगर आप उसको लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे तब वो समझेगा कि अच्छा रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो पॉप साउंड क्या होता है, ओके सोडियम का इस्तेमाल हमें क्यों अकेले में नहीं करना है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ये एक महज एग्जाम्पल है। केमिस्ट्री के अलावा भी जितने भी आप सब्जेक्ट्स देखेंगे उस हर एक सब्जेक्ट में यदि बच्चा खुद से करता है, क्रियाएं करता है, क्रियाएं करके यदि वो सीखता है तो उसकी सृजनात्मकता बढ़ती है। तो ये हमारा काम है कि सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के हम अवसर प्रदान करें। हम कोशिश करें कि इस तरीके से अपने पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करें जहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करे, अपने हाथों से कोई भी काम करे। और अपने हाथों से जब बच्चा काम करता है ना तो उसमें नए आइडियाज़ भी लेकर आता है, नए डिज़ाइंस भी लेकर आएगा, नए पैटर्न्स भी लेकर आएगा। जो एक चलता आ रहा है सिस्टम उससे अलग हट के काम करेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अभिव्यक्ति, उसको खुद को एक्सप्रेस करने के पूरे मौके दें, करने दीजिए उस बच्चे को काम, ठीक है ना। यहाँ पर इस लेक्चर से अलग हट के मैं सारे टीचर फ्रेटर्निटी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया बच्चों को ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स ना दें जो बच्चा आपको पता है कि खुद करके नहीं लाएगा, क्योंकि उसमें बच्चे की सृजनात्मकता तो जा ही रही है, वो तो किल हो ही रही है, लेकिन उसका काम के प्रति जो एक उत्सुकता है ना वो भी खत्म हो जाती है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैवी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं क्लासरूम और क्लास के स्तर के ऊपर, वो या तो पेरेंट्स करते हैं या मार्केट से बनवा कर लाए जाते हैं, कोई सेंस नहीं है, या सिबलिंग्स कर देते हैं बड़े बड़े, तो या ट्यूटर कर देते हैं, ये भी हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्कूल में अगर हम हैं तब भी, अगर हम कोचिंग कर रहे हैं तब भी, कि हम कोई भी काम बच्चे को ऐसा दें जिसमें वो क्रियाएं करे और क्रियाएं करके खुद को एक्सप्रेस करे, सीखे। चलिए, पाठ्यक्रम का उचित आयोजन। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तथ्यों यानी फैक्ट्स की अपेक्षा कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। हम किसी भी चीज़ को थियोरेटिकली जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं ये फैक्ट्स हैं, लेकिन वो फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को तब क्लियर होता है जब उन चीज़ों को बच्चा खुद प्रैक्टिकली करता है। भले ही फिर वो एनवायरनमेंट डे पर पेड़, एक छोटा सा पौधा लगाने से लेकर अगर आप बच्चे को बताएंगे कि किस तरीके से इसमें पानी ऊपर जाता है, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा, बजाय इसके कि हम उसको फैक्ट बता दें एक बोर्ड पर, ठीक है ना। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने पाठ्यक्रम का आयोजन इस तरीके से करें, पूरा क्यूरिकुलम, पूरा सिलेबस हम इस तरीके से बच्चे के सामने पेश करें, अपना लेसन प्लान ऐसे बनाएं, अपने लेक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि बच्चा ज़्यादातर चीज़ें, कंसेप्ट जो है उसका वो समझे, और उसके लिए आप उसको प्रैक्टिकल्स करवाइए, बाकायदा उसको थियोरेटिकली पूरा मत लेकर जाइए, उसको करने के मौके दीजिए, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लगेंगे एक जैसे हैं, क्योंकि सृजनात्मकता के अलग अलग पड़ावों में ये सब चीज़ें मिक्स भी होती हैं। अनुकूल व्यवहारजन्य आदतों का विकसित होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्या है अनुकूल व्यवहारजन्य आदत? कौन सी आदतें? सबसे बड़ी बात, कोई भी काम सृजनशीलता का अगर आप करते हैं, परिश्रम तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने एक विचार जो उसके दिमाग में उपजा ही है, उस विचार को रूपांतरित करके आपके सामने पेश करने का एक फैसला ले लिया है, या खुद स्वयं को दिखाने का एक फैसला ले लिया है, तो डेफिनेटली उसको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, लगन के साथ उसको लगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही गंभीर धीर है बहुत ही गंभीर है, ऐसा माना गया है कि उसके अंदर उतनी सृजनात्मकता नहीं होती है जितनी एक विनोद प्रिय व्यक्ति के पास होती है। तो हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा आप परिश्रम कीजिए, आप लगन के साथ कीजिए और थोड़ी विनोद प्रियता रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वयं को ऐसी क्रीड़ाओं में, ऐसे खेल में, ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ आप हंसी खेल का माहौल रहे, ताकि आप बहुत ज़्यादा गंभीर होकर किसी एक विषय के बारे में ही बहुत समय तक सोच के उसको मोनोटोनस ना कर दे, बोरिंग ना कर दे, उसकी सृजनशीलता ख़त्म ना कर दे। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक कुछ नया सृजन करना है तो सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ पर्टिकुलरली, सबको देखिए, सबने एक बार एफर्ट किया, 2 बार एफर्ट किया, कई बार एफर्ट किया, तब कहीं जाके एक बल्ब बना,
तब कहीं जाके एक नई आर्ट बनी, तब कहीं जाके एक नई मेलोडी बनी, तब कहीं जाकर किसी ने एक किताब लिखी। हर एक प्रयास कुछ ना कुछ जोड़ता है, लेकिन हर उस प्रयास के बाद विफल होने के बाद, हर प्रयास के विफल होने के बाद फिर से प्रयास करने के लिए आपको सहनशीलता तो चाहिए ही चाहिए, लगन आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको परिश्रम चाहिए ही चाहिए। और अगर आप पहले ही पड़ाव में बहुत ज़्यादा गंभीर होकर परेशान हो जाएंगे तो ये जो आपने क्रिएटिविटी है ना, ये फिर बोझ लगने लगेगी, हो सकता है आप उसको अधर में ही छोड़ दें। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स भी रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये जितनी भी आदतें हैं ये सारी आपकी अनुकूल व्यवहार जन्य आदत है, ठीक है ना। अनुकूल का मतलब आप समझते हैं ना, फेवरेबल है, ठीक। चलिए, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे एक सटीक इसके लिए लाइन है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर वो काम जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दीजिए। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब तो बच्चा जिस दिशा में जाना चाहेगा हम उसे उसी दिशा में भेजेंगे। हो सकता है किसी भी बच्चे का बहुत ही रुचि हो कि ये नए नए फर्नीचर कैसे बनते हैं, मैं इसमें कुछ काम करूँ, तो बच्चा उसमें काम करेगा। अभी एक अमूमन एक सोच पर हम चलते हैं, ख़ास तौर से अगर मैं अपने देश को जानती हूँ, किसी विदेश में मैं गई नहीं हूँ, तो हम भारतीयों की एक पर्टिकुलर सोच है, हम काम को छोटा या बड़ा करके आंकते ही हैं। ये हम सब में गलत बात है, हमें इस बात को सुधारना चाहिए। तो अगर अब बच्चा सोचेगा कि मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहता हूँ, तो अल्टीमेटली कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यदि बच्चे के अंदर कोई विचार आया है तो उसको उस विचार को एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। हाँ, अब हम पॉजिटिव हो गए हैं और डेफिनेटली हम ऑप्टिमिस्टिक होकर हर एक बच्चे का हर एक व्यू और उसका व्यू पॉइंट समझ रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा करो, आप कीजिए, आप करेंगे, आप फेल होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से कीजिए, आप कुछ नया करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सृजनात्मक शीलता के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें अब इस बात का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि आज के दौर में तो हमें इस मानसिकता को तोड़ना ही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। क्रिएटिविटी लाकर हम कितने बेहतरीन काम कर सकते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है ही आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कीजिए, अनुशीलता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें। आत्मविश्वास आत्मसम्मान तक पहुंचाता है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आत्मविश्वास होगा तो आत्मविश्वास की वजह से जिस क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है कोई भी बालक, उस क्रिएटिविटी के लिए उसके मन में सम्मान होगा। और जब ऐसा होगा तो वो बालक पूरी तरीके से स्वतंत्र फील करेगा, फिर वो बालक आत्मनिर्भर फील करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, मेरा दृढ़ भरोसा मेरी क्रिएटिविटी पर है और समाज और मेरा परिवार और मेरे शिक्षक मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझ में अपना विश्वास दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों ना उस काम को करूं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों में इन आदतों का विकास ज़्यादातर करें, ठीक है ना। अनुशीलता, अगर कोई भी चीज़ बच्चा देख रहा है और देखकर भी सीख रहा है और उसमें अपने नए आइडियाज़ जोड़ना चाहता है, तो आप उसको बिल्कुल कहिए कि आत्मविश्वास के साथ तुम आगे बढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के आइडियाज़ लेकर हमने कुछ और उसी आइडिया से प्रेरित होकर भी कुछ नया बना दिया है, तभी भी वो सृजनशीलता में ही आएंगे। चलिए, पुरस्कार और प्रशंसा, ये तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी नवीन विचार अगर हम लेकर आते हैं, कोई पदार्थ या कोई क्रिया लेकर आते हैं, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम एक पुरस्कार, चलिए पुरस्कार नहीं दे सकते तो प्रशंसा तो कर ही सकते हैं, उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं ना। और ये उत्साहवर्धन छात्रों के लिए ख़ास तौर से उनके लिए एक स्पार्क का काम करता है। उनको लगता है मुझे पूरी दुनिया मिल गई, आज मेरे टीचर ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया या मेरे पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया। अब वो आइडिया जो मूलतः जो ओरिजिनल आइडिया था, हो सकता है कि उसका जो टोटल माप था वो इतना था, पर प्रशंसा सुन के
विस्तार हो जाता है, बहुत विस्तार हो जाता है, क्योंकि एक और अलग ही लेवल का आत्मविश्वास अब बच्चे के अंदर आ गया है, एक अलग ही लेवल का उत्साह उसके अंदर आ गया है, प्रोत्साहित हो गया है, मोटिवेटेड हो गया है वो बहुत ज़्यादा। तो प्रोत्साहन देने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस प्रक्रिया को अपनाएं, ठीक है ना। अगर आप पुरस्कार दे सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रशंसा करने का तो मौका कभी भी मत छोड़िए। चलिए, सृजनात्मक चिंतन के अवरोधों से बचना, ये बहुत ज़रूरी है। अवरोध का मतलब ही है रुकावट, हर वो चीज़ जो जीवन में रुकावट ला सकती है, सृजनात्मकता में रुकावट ला सकती है। जैसे कि बेमतलब की चिंता। एक तो हमारे अब आजकल बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि हमने ही अपने इस समाज में, हम पढ़े लिखे लोगों ने अपने समाज में इतना दबाव बना दिया है द बेस्ट होने का, कि हर एक बच्चे को ये दबाव फील होता है कि मैं द बेस्ट कैसे हो जाऊं। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, बस ये थोड़ा सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अवरोध हमें निपटाने हैं, इनको ख़त्म करना है। बेमतलब की चिंता जो बच्चों को सता रही है, मैं ये नया आइडिया लेकर आया हूँ, नए नोट से एक नई मेलोडी बना रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नई चित्रकारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है नहीं होगा या नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से एक नया कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अनावश्यक चिंताएं हैं, इनको ख़त्म करना है। परंपरागत आदतें ख़त्म करना है। जो चीज़ें हमारे पूर्वज करते चले आए हैं वही हम भी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उनके ज़माने में जो पर्यावरण, वातावरण, लोग, समाज था वो अलग था, आज का समाज अलग है, आज का पर्यावरण अलग है, आज की ज़रूरतें अलग हैं। हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो परंपरागत आदतें हैं हम उनको तोड़ें, जो रूढ़िवादिताएं हैं हम उनको तोड़ें, और इन रूढ़िवादिताओं को या परंपरागत आदतों को जो अब पुरानी हो चुकी हैं उनको हम बालकों पे ना थोपें। नहीं थोपेंगे तो बच्चा अपनी बुद्धि को और विकसित करेगा, ना कि दब जाएगा जिम्मेदारियों में या परंपरागत सोचों में। उसके बाद पुराने विचार, आदर्श और वस्तुओं के प्रति दुराग्रह। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो अवरोध प्रस्तुत करती हैं, उन सारे चीज़ों के प्रति हमारा निर्मोही होना कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। आप मोह तोड़िए हर उस चीज़ से जो पुरानी है, या फिर उस पुरानी चीज़ में नवीनता लेकर आइए। तो नवीनता को हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए, और पुराने विचार या आदर्शों को हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें अवरोध पैदा ना करें सृजनशीलता में, ठीक है ना। नवीन के प्रति भय और विरक्ति की भावना, ये बहुत ज़्यादा एक सबके साथ है। ये कुछ नया करना चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारा प्रयास खराब ना हो जाए, ठीक है ना, कहीं हम अनुत्तीर्ण ना हो जाएं, हम विफल ना हो जाए। अरे हो जाएंगे तो क्या होगा। आपने पहली बार प्रयास किया तब आपको कुछ नहीं पता था, आपने जब दूसरी बार प्रयास किया तो अब आपको एक्सपीरियंस है पुराने एक फेल होने का। तो सोचिए कि अगर आप 10 बार भी फेल हो रहे हैं तो हर बार आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, आपका विचार, आपका सोच, आपकी समझ बढ़ गई है, आपका समस्या के प्रति समाधान करने का तरीका भी बदल गया है। तो 11वीं बार आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी नवीन विचार अगर आपके पास आया है तो उससे आपको भय नहीं करना है, गले लगाइए उसको और उस पर काम कीजिए, ठीक है ना। छोटे छोटे कार्य में उपलब्धि की अच्छा, हाँ, ये छोटा भी काम अगर बच्चा करेगा तो अभिभावक या उसके टीचर्स चाहेंगे कि वो इसमें तो एक्सेल कर ले। ऐसा नहीं होता है। बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे का दिमाग, बच्चे की सोच, उसकी समझ, जो वो सोच रहा है उसको प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते हैं कि बच्चा स्कूल में हमेशा टॉपर ही हो, इंटर स्कूल कंपटीशन में वही टॉप करके आए, नेशनल लेवल में वही जीत कर आए। नहीं, अगर छोटे छोटे या बड़े बड़े किसी भी लेवल के प्रयास हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उस काम को बच्चे ने अच्छे से किया हो, ना कि ये मांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल उच्च स्तर की हो कि भैया जाओ तो टॉप पर ही आना, नहीं तो मत आना। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि काम कर रहे हो तो टॉप करके आना, अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसलिए ये सब दबाव हमें नहीं डालने हैं। यही तो अवरोध हैं जिनको हमें तोड़ना है। उसके बाद परीक्षा में अधिक अंक,
ये तो अब आप बहुत समय से सुन रहे हैं और अब तो बहुत सारे डिस्कशंस भी हो रहे हैं और पेरेंट्स बहुत जागरूक भी हो गए हैं। कई पेरेंट्स ये कहते भी हैं हमें नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस पर आप काम कीजिए। ये अंक कभी भी निर्धारित नहीं करते हैं कि बालक के अंदर कितना कैलिबर है। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सफल वही होते हैं। जो टॉपर्स हैं वो बुरा ना माने, लेकिन ये एक फैक्ट है, क्योंकि वो बच्चे फेल हो के इतना सीख चुके हैं ना कि अब उनको पता है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें बहुत सारे हमारे टीचर्स फ्रेटर्निटी भी हैं, जो मीडियोकर्स हैं, जो एवरेज हैं, और जो द बेस्ट टीचर हैं वो आप पूछिएगा ज़्यादातर उनमें से मीडियोकर्स, एवरेज, बिलो एवरेज रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, शिक्षण या अभिभावक को बालक के प्रति निरंकुश, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है किताबों में, तानाशाह। उसमें लिखा था कि पेरेंट्स और टीचर्स तानाशाह हो जाते हैं, बच्चों को इतना अंकुश में रखने की कोशिश करते हैं, इतना दबाव में रखने की कोशिश करते हैं, इतना रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ करने की कोशिश नहीं करने देते बच्चों को, और इसी वजह से बच्चे की जो सृजनात्मकता है ना वो धीरे धीरे समाप्त ही हो जाती है, और दुखद तरीके से समाप्त होती है, क्योंकि बच्चा करना कुछ और चाह रहा है, उसके अंदर उमंग है, उत्साह है, वो प्रोत्साहित है, और अचानक से हमने उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, हम बन गए कि हमने जिंदगी देखी है, तुमने क्या देखा है, और फिर अल्टीमेटली वो बच्चा परेशान हो जाता है, उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी नहीं इन आदतों से। लीग से हटकर सोचने के लिए निरुत्साहित करते हैं। अगर कोई बच्चा एक लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता, कोई नया आइडिया लेकर आया है, तो उसको आप प्रोत्साहित कीजिए। यदि आपने उससे कहा कि पूरी दुनिया तो बीटेक कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है उस बच्चे का दिमाग कुछ और लेवल का हो, कुछ और सोच रहा हो, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, उसको नहीं है कंफर्टेबल एक पर्टिकुलर कोर्स, बीटेक ही नहीं, बीएससी हो गया, बीए हो गया, कोई भी कोर्स XYZ, अगर उसमें बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादातर अभिभावक और टीचर्स ये प्रेशर डालते हैं कि आप सब जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं चल रहे हैं, तो मत चलने दीजिए, शेर अकेला चलता है, चलने दीजिए उसको उसके विचारों के साथ। अगर हम किसी का सपोर्ट कर सकते हैं तो हम उसका सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े रहें। आप देखिए कि जो सृजनात्मक बच्चा होता है उसकी सृजनात्मकता भी बढ़ती है, उसकी सृजनात्मकता के साथ प्रोडक्टिविटी, जो वो बनाना चाहता है, उसका इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर, सब कुछ बदलता है अगर हम उसको मौका दें तो। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात रही सृजनात्मक चिंतन के अवरोध। ठीक है, इन अवरोधों से हमें बचना है। फिर सृजनात्मक विकास के लिए विशेष तकनीकों का विकास करना। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो सृजनात्मकता के प्रति हमें लेकर जाती है, उसके लिए जो भी टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी हो, हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करें। स्कूलों में, कॉलेजेस में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर लेबोरेटरीज हो, ताकि बच्चा अगर कुछ जाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो करे, कॉलेज लेवल पर भी, स्कूल लेवल पर भी, या उसको किसी भी आर्टिकल या मटेरियल की ज़रूरत है तो उसको वो पढ़ने को मिले और उस मटेरियल को यूज़ करने को मिले। फिर मानसिक उद्वेलन, अच्छा, ये जो आपका विकास के लिए विशेष तकनीकों का विकास है ना, इसी में आ जाता है आपका मानसिक उद्वेलन, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि नए तरीके, परंपरागत जो आपके स्केल्स हैं उनको तोड़कर नए नए आइडियाज़ लेकर आइए। बच्चों को एक खुला मंच दे दीजिए, उनसे कहिए, डिस्कशन कीजिए, आप उनके विचारों को सुनिए, आने दीजिए नए नए आइडियाज़। अगर कोई एक सृजनात्मक क्रिएटिविटी से इन्फ्लुएंस होकर या विचारों से इन्फ्लुएंस होकर अपने आइडियाज़ देता है, उसको भी देने दीजिए। तो इस तरीके की बच्चों को सिचुएशंस दीजिए जहाँ पर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके। ठीक है ना। कोई समस्या दे दीजिए जिसका वो समाधान दे सके, खुली बहस करवाइए ताकि स्वतंत्र चर्चा हो सके। ठीक है ना। और दूसरों के विचारों से अगर नया आइडिया लेकर आया है तो आने दीजिए। इसके बाद आ जाता है शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग। इसमें हमारे पास एक ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट है। ठीक है ना, वो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ना आपका ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट, ये इसके अंदर आता है। ठीक है ना, जो इंक्वायरी बेस्ड स्टडी होती है आपकी। फिर आ जाता है क्रीड़ा तकनीकों का प्रयोग। इसका मतलब कि खेल करिए, बच्चों से अलग अलग सवाल पूछिए खेल के जरिए। खेल का मतलब यही नहीं कि आप मैदान में ले जाएं, बच्चों से पूछिए कि बेटा एक गोलाकार चीज़ है, अब आप अपने बताइए क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें गोल हैं।
ठीक है ना। या किताबों में एक ये भी लिख रखा था कि कुत्ता और बिल्ली के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं वो बता दीजिए। या मान के चलिए इस पेन का आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, अखबार का आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, बच्चे को दिमाग पर जोर डालकर नए नए विचार लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये जितने भी मेथड्स होते हैं, इन सारे मेथड्स से आप बच्चे के दिमाग को खोलते हैं, उसका विस्तार करते हैं, बच्चे को ये मोहलत देते हैं कि वो नए नए आइडियाज़ लेकर आए। और जब आप मानसिक उद्वेलन करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तब आप यकीन मानिए आप उस बच्चे को भी खोलते हैं, उस बच्चे को भी खड़ा रहने की, आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बच्चा हमेशा शांत रहता था हिचकिचाहट की वजह से, भय की वजह से, उसको भय था कि मैं कैसे अपने टीचर के सामने बोलूं या अपने स्टूडेंट्स के सामने बोल दूं, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल देता। तो जब आप खुली चर्चा कराते हैं, एक परंपरागत तरीके को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, थोड़े से असाधारण विचारों को भी अगर आप एक असाधारण विचार को भी अगर आप समर्थन देते हैं, एक समस्या का समाधान अगर आप पूछते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मानसिक उद्वेलन में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक तो मूल्यांकन भी हमें सिर्फ मार्क्स पे नहीं देना है, रट्टाफिकेशन प्रोसेस हमें नहीं अपनाना है। मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी मेंटल सोच, उसकी डेप्थ ऑफ थिंकिंग, उसके थॉट्स क्या हैं, वो किस हिसाब से आगे बढ़ सकता है और क्या वो दे रहा है आपको आइडियाज़ के तौर पर, उन सब पे भी आप बच्चों का आंकलन कीजिए। ठीक है ना। तो ये वो सारे मेथड्स हैं पर्टिकुलरली जिसके ज़रिए हम बालकों में सृजनशीलता का विकास के प्रयास कर सकते हैं। रोक टोक हम जितनी ज़्यादा करेंगे, बच्चा खास तौर से क्रिएटिविटी के मामले में, अगर बच्चा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और हमने उसे टोक दिया, डांट दिया, डपट दिया, होमवर्क करो, लिखने का काम नहीं कर रहे हो, यही कर रहे हो, वही कर रहे हो, तो बच्चे की सृजनात्मकता जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें टीचर फ्रेटर्निटी को खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के पंख दें ताकि वो ऊंची उड़ान भरे। और बाकी तो अभिभावकों और समाज की भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम जो भी अपनी परंपरागत सोच है, जो भी अपना प्रभुत्व है, उसको थोड़ा कंट्रोल करें, उसको थोपे नहीं, दायित्व की तरह लेना चाहिए, बोझ की तरह नहीं आना चाहिए। जिम्मेदारी कंधों पर एक एहसास देना चाहिए कि हम मुझे कुछ करना है, ना कि एक बोझ होना चाहिए कि ओफो ये भी करना है। राइट। ठीक है। चलिए, तो शिक्षा से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगली बार मिलने तक नमस्कार।